नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में बात किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, इसको हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ऑक्सीकरण क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणी तत्वों का योग हो अथवा किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व अलग होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पदार्थ जुड़ता हो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास है कॉपर Cu और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है Cu+O2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर जो है वो सिर्फ कॉपर है और ये अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये बना लेता है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सिंगल है, जबकि यहाँ पर कॉपर के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम MgO बना। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु का योग हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में हम लोग ऑक्सीकरण को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब परमाणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। ये पहला पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं कि इसमें संयोजकता बढ़ जाती है। इसमें संयोजकता बढ़ जाती है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे हमारे पास Na है, हमें मालूम है कि सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो त्याग कब होगा, जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सोडियम में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक और प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया। यानी कि अगर इसको हम और डिटेल से समझें तो हमारे पास ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया सोडियम का पहला सेल। यानी कि सोडियम का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। यानी कि सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब सोडियम अपने बाह्य कोश से
आखिरी कोष से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उस कंडीशन में ये अपने ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया सोडियम का दूसरा सेल, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हम बना लेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सेल है सोडियम का, इस तीसरे सेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सोडियम अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है। हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। तो जब यहाँ से एक ऋण आवेश निकलेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर धन आवेश जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सोडियम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पे एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है 0, और यहाँ पर सोडियम के ऊपर एक प्लस है यानी कि यहाँ पर हो गया 0 +1। तो ये 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीकरण है। यानी कि जब परमाणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ही ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस तरह से भी हम ऑक्सीकरण को डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, बाहर निकालें, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि इसके पास इसके बाहरी सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हो गया इसका पहला सेल। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 बार है, यानी कि यहाँ पे 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से बाहर होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जो टोटल आवेश है वो 0 है, जबकि यहाँ पर आवेश कितना है, +1। तो 0 से +1 ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीकरण है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण को परिभाषित करेंगे हम कि 2 परिभाषा में इसका बताया हूं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों का योग हो अथवा किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व अलग होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ये तो हो गया ऑक्सीकरण। अब एक हाइड्रोजन का जुड़ना देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है H2S प्लस O2। H2S प्लस O2 जब यह अभिक्रिया करता है तो बनता है सल्फर प्लस H2O। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन है सिर्फ, और यहां पर हाइड्रोजन और सल्फर है। तो यहां पर हाइड्रोजन, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर हुआ है। तो जब हाइड्रोजन बाहर होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले अपचयन को हम लोग यहां देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनी तत्व का योग हो अथवा किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या कोई विद्युत ऋणी तत्व अलग हो, अपचयन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया हम लोग देखे थे उसके जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन बाहर निकलता था, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S से कराते हैं तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है वो बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फर। आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अकेला है, जबकि यहाँ पर
क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यानी कि यहां से यहां के बीच में अगर आप तुलना करें तो हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन तत्व का योग हो वो कहलाएगी अपचयन। एक और उदाहरण देखते हैं अपचयन का। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है CuO प्लस H2। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ। अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है वो बनता है कॉपर प्लस H2O। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ है, जबकि यहाँ पर कॉपर से अकेला है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब बाहर होगा तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसको हम लोगों ने दो तरह से देखा, एक अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का योग हो रहा था, जबकि दूसरी अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना हो रहा है, यानी कि एक में हाइड्रोजन जोड़ रहा है और एक में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। या हम चाहें तो अपचयन को हम लोग एक दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। अपचयन जब परमाणु या आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। इसमें एक पॉइंट हम ये बना सकते हैं कि इसमें संयोजकता घटती है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है Cl2। क्लोरीन से जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा, यानी कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा यहाँ पर Cl-, जबकि यहाँ पे दो क्लोरीन है तो 2Cl- बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन की जो संयोजकता, यानी कि क्लोरीन के ऊपर जो टोटल आवेश है वो 0 है, जबकि यहाँ पर आवेश कितना है, -1। तो 0 से -1 क्या हो रहा है, ये 0 से -1 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें संयोजकता घटता है, यानी कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में संयोजकता जो है वो घटती है। ऑक्सीकरण में क्या था, संयोजकता बढ़ रही थी, जबकि अपचयन में संयोजकता घट रही है। इसको अगर हमें और अच्छे से याद रखना है तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो संयोजकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी संयोजकता में वृद्धि। और जब संयोजकता में वृद्धि होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक, यानी कि इसका अपचायक। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। और संयोजकता इसकी कम हो जाती है, तो संयोजकता में कमी, और इसको बोलेंगे हम ऑक्सीकारक। तो ये आप एक ट्रिक है यहाँ पे, इसको याद रखेंगे।
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है। हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में इसको लिखते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है। रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया एक साथ होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता हो, दोनों प्रक्रियाएं होती हों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको उदाहरण से देखेंगे तो और स्पष्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ZnO प्लस कार्बन है, यानी कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शन करने के बाद जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अगर यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन जिंक के साथ अटैच है और जिंक ऑक्साइड बनाया है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ पर, यानी कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन। हमने बताया था कि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के पहले कार्बन है जबकि अभिक्रिया के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी कि आपने देखा कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में, ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन बाहर भी निकल रहा है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना एक साथ होती हो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक उदाहरण और देखते हैं इसका हम लोग। जैसे हमारे पास लेड ऑक्साइड है, PbO प्लस कार्बन। जब लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन एक बार है, इधर भी कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ एक समान हो गई। यहाँ पर लेड 2 बार है तो 2 बार यहाँ पे भी लेड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेड के साथ ऑक्सीजन है अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद सिर्फ लेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो यह प्रक्रिया कहलाएगी अपचयन की। जबकि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम यहाँ पे आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संक्षारण। ये संक्षारण क्या होती है, तो संक्षारण इसके बारे में आप लोग पहले से सुनते हुए आए हैं। जैसे
लोहे की वस्तुओं का संक्षारण होता है, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि लोहा का संक्षारण हुआ है। तो संक्षारण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब कोई धातु आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तो धातु की ऊपरी सतह या फिर परत, धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तो उसे संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। जैसे हमारे घर में जो दरवाजे होते हैं या फिर खिड़कियां होती हैं लोहे की बनी होती हैं और उनके ऊपर नमी, किसी प्रकार की पानी के संपर्क में वो आते हैं, वायु ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी प्रकार की एसिडिक वहां पर रिएक्शन होती है तो उस लोहे के ऊपरी परत पे संक्षारण होने लगता है, यानी कि ऊपरी परत पे जंग लगने लगता है। इसीलिए हम लोग लोहे का संक्षारण न हो इसके लिए लोहे के ऊपर हम लोग पेंट करते हैं, पॉलिश लगाते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं। इसके अलावा चांदी के जो ज्वेलरी होते हैं या फिर चांदी के जो बर्तन होते हैं तो काफी समय बाद आप देखते होंगे कि चांदी के बर्तन के ऊपर काला काला परत जम जाता है। तो ये चांदी के ऑर्नामेंट्स या चांदी के बर्तन के ऊपर जो काला परत जम रही है ये भी कहलाती है संक्षारण। तो दूसरा हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं, चांदी पर काली परत का बनना, चांदी पर काली परत का बनना। या फिर इसके अलावा आप देखे होंगे आपके घर में यदि कोई तांबे का पदार्थ हो और उसको काफी समय से अगर आप खुले में रखे हो, हवा में या फिर पानी के संपर्क में रहा हो तो उस तांबे के बर्तन के ऊपर हरा रंग का एक परत जमने लगता है। तो ये तांबे पे हरे रंग के परत का जमना भी क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एक और उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, ये भी संक्षारण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। ये विकृत गंधिता क्या होती है इसके बारे में आपको समझना होगा। उपचयन का क्षतिकारी प्रभाव तेल युक्त भोजनों पर भी होता है। जब वसाओं और तेलों में तैयार किए गए खाद्य पदार्थ को एक लंबी अवधि तक रखा जाता है तो वे अरुचिकर गंध और स्वाद देने लगते हैं। अरुचिकर गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसाओं और तेलों के वायस अपचयन द्वारा स्थिति विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि आप देखते होंगे कि आपके घर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक अगर उनको हम अपने घर में रखते हैं तो उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। वो या तो खाने में खराब लगते हैं, कुछ कड़वे लगते हैं, या फिर उनका कलर भी बदलने लगता है। जैसे आप अपने घर में भोज्य पदार्थ जैसे कि दाल है या फिर रोटी है, अगर उसको ज्यादा समय तक रख देते हैं तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन क्यों होता है? तो ये परिवर्तन होता है कि उसमें जो वसा और तेलों से युक्त मटेरियल्स होते हैं उनका अपचयन होता है, जिसके कारण उनका गंध और उनका स्वाद बदल जाता है। तो ये खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहें इसके लिए कुछ हमें इंतजाम करना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से विकृत गंधिता को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और रुचिकर गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसाओं और तेलों के वायस अपचयन द्वारा स्थिति ही विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा, तो इसके रोकथाम के उपाय हम लोग पढ़ेंगे।
रोकथाम के उपाय। ऐसा क्या हम करें कि जो हमारा विकृत गंधिता हो रही है वो रुक जाए। रोकथाम के उपाय, तो पहला उपाय हम ये कह सकते हैं कि इसमें खाद्य पदार्थों में यानी कि वसाओं और तेल युक्त भोजनों में प्रति उपचायकों को मिलाकर यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जब इसमें हम मिला देते हैं तो इस तरह से हमारा जो भोजन है वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा और भी इसमें हम कर सकते हैं, जैसे विकृत गंधिता को वसा और तेल युक्त भोजनों को नाइट्रोजन गैस में पैक करके कम किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे घर में जो हम लोग दुकान से कुरकुरे या फिर चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उस पैकेट में गैस भरी रहती है, तो वो गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस से उसमें भरी जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस होती है और इस गैस को अगर हम उस खाद्य पदार्थ के साथ अगर भर दें तो ये उस खाद्य पदार्थ को काफी समय तक सुरक्षित रखती है, खराब नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन गैस को पैकेट में भर करके और अपने तेल युक्त और वसा युक्त भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास उपाय हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे विकृत गंधिता को रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखकर कम किया जा सकता है। खाना खाने के पश्चात अगर कुछ भोजन हमारे पास बच जाता है तो उसको हम लोग उठा करके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग भोजन को इसलिए रखते हैं ताकि उसके स्वाद में और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो और रेफ्रिजरेटर में वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इसके अलावा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे पात्र में रख सकते हैं जिसमें दूसरी हवाएं न जाएं, यानी कि विकृत गंधिता को वायुरोधी पात्रों में रखकर भी कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण में सभी टॉपिक पे लगभग बात कर लिए हैं। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं दोबारा से सॉल्व करके आपके पास पहुंचा सकूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। सभी का धन्यवाद।